क्या हो जब आपकी एक दिन आँख खुले तो आपको पता चले कि आप आफ्टर लाइफ में हो और आपकी मौत हो चुकी है। आपको आपकी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है और अब आपको भगवान के अगेंस्ट ही युद्ध करना पड़ जाए। तो ऐसी ही है कुछ आज की कहानी। हे एवरीवन, तो आज मैं एंजल बीट्स एनीमे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक साइंस फिक्शन और मिस्ट्री थ्रिलर टाइप का एनीमे है और अगर बात करें रेटिंग्स की तो इसकी IMDb रेटिंग है 7.6, माई एनीमे लिस्ट की रेटिंग है 8.1 और 94% गूगल यूजर्स ने इस सीरीज को लाइक किया है। तो कहानी की शुरुआत होती है इजुमी ओतोनाशी को दिखाते हुए। उसकी आंख खुलती है तो वो एक बिल्कुल ही अलग सी जगह पर था और उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे और क्यों आया, उसका नाम क्या है और या फिर वो इससे पहले कहाँ पर था या फिर उसकी मौत कैसे हुई। बंदे का बिल्कुल गजनी वाला हाल हो रखा था। खैर, यहाँ पर उसे एक लड़की नजर आती है जो कि इजुमी से कहती है वेलकम टू आफ्टर लाइफ, तुम यहाँ हो इसका मतलब है कि तुम मर चुके हो। इजुमी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और कहता है बहन आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। यूरी कहती है देखो हमारी फोर्स ज्वाइन कर लो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। यूरी ने एक दूसरी लड़की जिसका नाम एंजल होता है उस पर निशाना लगा रखा था। इजुमी कहता है तुम्हारे पास गन है और तुमने एक दूसरी लड़की पर निशाना लगा रखा है तो मैं तुम पर बिलीव कैसे करूँ। तभी यूरी का टीममेट हिनाता वहाँ पर ये कहते हुए आता है, हे यूरी क्या तुमने न्यू टीममेट पटा लिया। एंड ये सुनकर इजुमी समझ जाता है कि ये लोग उसे अपनी बातों में ले रहे हैं और फिर इसी के साथ वो एंजल की तरफ निकल जाता है और उसके पास पहुंचकर उसे बताता है कि हे तुम पर किसी ने निशाना लगा रखा है, वैसे मैं थोड़ा ठीक फील नहीं कर रहा हूँ तो क्या तुम मुझे हॉस्पिटल का रास्ता बता सकती हो। इस पर एंजल कहती है कि यहाँ कोई भी हॉस्पिटल एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि यहाँ पर कभी कोई बीमारी नहीं पड़ता। एंजल की बात सुनकर इजुमी गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या मतलब है, तुम सभी मिलकर मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे हो। अच्छा ठीक है, अगर जो भी तुम कह रही हो वो सच है तो मुझे साबित करके दिखाओ। इस पर एंजल अपना हथियार निकालती है और इजुमी पर अटैक कर देती है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगली सीन में जब इजुमी की आंख खुलती है तो वो मेडिकल रूम में था, बिल्कुल सही सलामत, और उसके शर्ट पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। इजुमी बिल्कुल घबरा कर उठता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। वो वहाँ से निकल पाता उससे पहले ही यूरी का एक टीममेट वहाँ पर आ जाता है जो कि कहता है तुम ही हो ना जिसने कल यूरी को ऑफर रिजेक्ट करके उसकी इंसल्ट की। वो लड़का उस पर बहुत सारे अटैक्स करके उसे ये धमकी देकर चला जाता है कि आइंदा से यूरी की इंसल्ट मत करना। इजुमी को फिर से कुछ भी नहीं होता है और वो बिल्कुल ठीक था, जिससे अब उसे यूरी की बात पर बिलीव होने लगता है कि शायद वो सही कह रही थी। अब फिर इजुमी वहाँ से निकलता है किसी टीचर वगैरह की तलाश में और पहुँच जाता है हेड मास्टर के ऑफिस के बाहर। लेकिन इजुमी जैसे ही दरवाजा खोलता है वैसे ही उसे एक बहुत बड़ा सा हैमर हिट करता है और वो सीधा बाहर जाकर गिरता है। असल में ये रूम इन लोगों का बेस है। इजुमी की आँख खुलती है और वो सभी उसके सामने थे और वो उन लोगों से कहता है भाई मुझे बस यहाँ से गायब होना है। वो सभी बताते हैं कि अगर वो यहाँ से गायब हुआ तो वो सीधा पृथ्वी पर दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाएगा और ये जरूरी नहीं है कि वो दोबारा से एक इंसान के रूप में ही रीइंकार्नेट हो। वो छिपकली, कुत्ता, बिल्ली, बंदर किसी भी फॉर्म में रीइंकार्नेट हो सकता है। ये सब बताकर वो लोग उसे डराते हैं और फिर अपनी फोर्स ज्वाइन करने को उसे फोर्स भी करते हैं। इस पर इजुमी उनसे पूछ ही लेता है कि आखिर तुम लोग ये लड़ाई लड़ ही क्यों रहे हो और वो भी किससे। इस पर यूरी उसे जवाब देती है कि गॉड से। देखो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी गॉड के रूल्स को सिंपली फॉलो करके एकदम कायदे से रहते हैं और यहाँ से ग्रेजुएशन होने के बाद उन्हें वापस से पृथ्वी पर रीइंकार्नेट कर दिया जाता है। लेकिन जो लोग गॉड के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं जैसे कि ये लोग, वो लोग हमेशा के लिए इसी जगह पर रह जाते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमेशा इसी जगह पर क्यों रहना चाहते हैं, रीइंकार्नेट क्यों नहीं होना चाहते। भाई यही तो मेन स्टोरी है, धीरे धीरे हमें सब पता चलेगा। तो इतनी सारी बातें सुनने के बावजूद इजुमी को कुछ भी सही से समझ नहीं आता, जिस पर यूरी कहती है कि फोर्स ज्वाइन कर लो, जिसके बाद उसे धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। एंड इस तरह से इजुमी ना चाहते हुए भी ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद यूरी जो कि इस टीम की लीडर है वो इजुमी को सभी से इंट्रोड्यूस कराती है। अब यहाँ पर हमें सबका नाम जानने की जरूरत नहीं है, अगर सबका नाम बता भी दिया तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। बाय द वे, अब नेक्स्ट सीन में यूरी इजुमी को इस जगह के बारे में सब कुछ बता रही होती है, जैसे कि यहाँ पर लगभग 2000 स्टूडेंट्स हैं जिनकी ना ही एज बढ़ती है और ना ही वो कभी मरते हैं और एंजल स्टूडेंट काउंसिल की हेड है, मतलब स्कूल में उसी की चलती है और जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं वो उन्हें पनिश भी करती है। फिर इजुमी पूछता है तो क्या गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं। यूरी कहती है पता नहीं, मैंने भी कभी उन्हें नहीं देखा है लेकिन मुझे बिलीव है कि वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर इसके बाद हमें इजुमी का मकसद पता चलता है कि असल में उसने इनकी टीम तब तक लिए ज्वाइन की है जब तक कि उसकी याददाश्त वापस नहीं आ जाती। खैर, अब ये सभी मिलकर ऑपरेशन टोर्नेडो के लिए प्लान कर रहे होते हैं। अरे कुछ नहीं, बस इस ऑपरेशन में ये लोग स्टूडेंट से लंच टिकट्स चुराने वाले हैं। अब ये लोग स्कूल के रूल्स और रेगुलेशन तो फॉलो करते नहीं हैं, इस वजह से इन्हें लंच टिकट्स नहीं मिलते। तो सब कुछ प्लान होने के बाद अगले पल ये सभी अपनी अपनी लोकेशन पर थे और वहीं टीम की लड़कियां कॉन्सर्ट को स्टार्ट करती हैं और एक एक करके सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं।
लेकिन इतनी रात को कॉन्सर्ट करना रूल के खिलाफ था, जिस वजह से एंजल निकल पड़ती है इन्हें रोकने के लिए और उसका सामना होता है इजुमी से। वो इजुमी की तरफ बढ़ रही होती है एंड तभी उसे रोकने के लिए इजुमी उस पर शूट कर देता है। गोली खाकर भी एंजल आगे बढ़ी जा रही थी और तब इजुमी काफी ज्यादा डर जाता है कि ये तो रुक ही नहीं रही है। इजुमी उस पर फिर से अटैक करता है लेकिन एंजल खुद को बचा लेती है एंड तभी बाकी के कुछ मेंबर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सभी मिलकर उस पर अटैक करते हैं। वहीं स्टूडेंट्स कॉन्सर्ट में बिल्कुल खो चुके थे एंड सेम टाइम पर टीम की लड़कियां एक बहुत ही बड़ा सा फैन ओपन कर देती हैं, जिससे सारे टिकट्स उड़कर बाहर गिरते हैं और ये सभी उसे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में ये सभी बैठकर लंच कर रहे थे एंड इजुमी यही सोच रहा था कि क्या सच में असली विलेन एंजल ही है। अब अगले दिन ये सभी एक नए ऑपरेशन पर निकलने की तैयारी में थे, जिसका नाम था ऑपरेशन पैराशूट। नाम सुनकर इजुमी को लगता है कि शायद इन्हें एयरप्लेन से कूदना वूदना पड़ेगा, लेकिन उसके ख्यालों पर फुल स्टॉप लगाते हुए यूरी बताती है, अरे कहीं से कूदने वूदने की जरूरत नहीं है, हमें नीचे बेसमेंट में जाना है जहाँ पर इनके एलाइज वेपन क्रिएट करते हैं। अब अगले ही पल ये सभी नीचे बेसमेंट के रास्ते पर थे और जैसे ही टीम का एक मेंबर आगे बढ़ता है वैसे ही एक बड़ा सा हैमर उसे हिट कर देता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। मतलब मरा नहीं है, बाद में जिंदा हो जाएगा। लेकिन उस बेचारे की कुर्बानी से बाकी के मेंबर्स को ये मालूम हो जाता है कि जो वहाँ पर ट्रैप्स लगे हुए हैं वो अभी भी एक्टिव है, जबकि यूरी ने आने से पहले उन्हें डिसआर्म करने को बोला था। सारे मेंबर्स कंफ्यूज थे कि आखिर इनके एलाइज ने ऐसा क्यों किया एंड तभी यूरी अपना दिमाग यूज करती है कि शायद एंजल उनसे पहले ही वहाँ पहुँच चुकी है, जिस वजह से उन्होंने ट्रैप्स को एक्टिव रखा है। तो अब इसके बाद ये सभी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। अब देखो ये लोग ट्रैप में फंस कर मरने वाले तो है नहीं, बस दर्द का एहसास होगा, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंजल को नीचे पहुंचने से रोकना। खैर अब ये लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे एक एक मेंबर्स डिफरेंट ट्रैप में फंस कर मरते जाते हैं एंड अब बिल्कुल लास्ट में सिर्फ इजुमी और यूरी ही बचे हुए थे। यहाँ पर यूरी को थोड़ा सा बुरा भी लग रहा होता है कि वो कैसे लीडर है, उसके सारे के सारे मेंबर्स मर गए। चलो माना कि जिंदा हो जाएंगे, लेकिन ऐसे तो वो एक बुरी लीडर ही साबित हुई। अब दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं एंड तब इजुमी पूछता है कि आखिर तुम लीडर कैसे बनी। यूरी बताती है कि असल में वो पहली थी जिसने एंजल के खिलाफ बगावत की थी, जिस वजह से वो लीडर बनी। फिर वो अपनी बैक स्टोरी भी शेयर करती है। यूरी के 3 भाई बहन थे, जिनमें से वो ही सबसे बड़ी थी। गर्मी की छुट्टी का समय था और पेरेंट्स घर पर नहीं थे एंड तभी कुछ बंदे यूरी के घर में घुस आए। घर में उन्हें कुछ भी नहीं मिला और तब उन्होंने बच्चों को पकड़ा। यूरी उनमें से बड़ी थी तो वो उसे फोर्स करते हैं पैसा ढूंढ कर लाने को। यूरी कहती रह जाती है कि उसे नहीं पता कि पैसे कहाँ हैं, लेकिन उसे सिर्फ 10 मिनट का वक्त मिला कुछ भी ढूंढ कर लाने को। यूरी पूरे घर में ढूंढती रहती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। पुलिस तकरीबन आधे घंटे बाद वहाँ पहुंची। अकेले यूरी ही सरवाइव कर पाई थी, उन लोगों ने बाकी तीनों को मार डाला था। तो यही वो रीजन है कि यूरी वापस से रीइंकार्नेट नहीं होना चाहती, उसे दोबारा से ऐसी अनफेयर लाइफ नहीं चाहिए। इजुमी कहता है, यूरी तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, ऐसी यादों के साथ जीना भी आसान नहीं होता, फिर भी तुमने लड़ना चुना। अब दोनों जाने के लिए उठते हैं एंड तभी इजुमी कहता है, एक आखिरी सवाल, आखिर तुम्हारी मौत कैसे हुई। यूरी कहती है, नहीं फिक्र ना करो, मैंने सुसाइड नहीं किया था। खैर अब दोनों फाइनली नीचे पहुंच गए होते हैं और इन लोगों ने तो पूरी इंडस्ट्री ही बना रखी थी। नीचे यूरी वर्कर से बात कर रही होती है एंड तभी इन्हें एक झटका महसूस होता है। ये एंजल थी जो कि ट्रैप्स को पार करके आगे बढ़ रही थी। यूरी कहती है कि तुम सभी को ये जगह छोड़नी होगी क्योंकि एंजल अब इस जगह को जानती है, वो ऐसे भी वेपन्स नहीं बनाने देगी। टीम का लीडर यूरी के बात से सहमत होता है और अब फिर ये लोग पूरी जगह पर एक्सप्लोजिव सेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और यूरी और इजुमी एंट्रेंस पर पहुंचते हैं एंजल को रोकने के लिए और यहाँ पर हमें इनके बीच में एक बहुत ही तगड़ी फाइट भी देखने को मिलती है। लेकिन एंजल यूरी पर भारी पड़ती है और वो उसे मारने वाली होती है कि तभी बाकी के वर्कर्स आकर एंजल का ध्यान भटका देते हैं और अब फिर टीम का लीडर डेटोनेटर को प्रेस करता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है और वो पूरी जगह तबाह हो जाती है और एंजल भी उसी में गिर जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी अपनी पुरानी फैक्ट्री में पहुंच गए होते हैं और वही टीम के सारे मेंबर्स भी दोबारा से जिंदा हो गए थे। अब अगली सीन में यूरी फिर से एक नए ऑपरेशन के बारे में सबको बताते हुए एक नए बंदे को भी इंट्रोड्यूस करती है, जिसका नाम है ताकेयामा। अब देखो इस टीम में सभी के सभी गधे हैं, जिस वजह से पिछला ऑपरेशन इतना ज्यादा बुरा गया और लगभग सभी मर गए थे। लेकिन ताकेयामा काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बंदा है तो इसलिए यूरी ने उसे शामिल किया। अब इस ऑपरेशन में ये लोग इस बार एंजल के रूम में घुसने वाले हैं। अब वहाँ जाकर क्या करेंगे ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर अब अगली सीन में इजुमी मसामी के साथ था। मसामी बैंड की मेन वोकलिस्ट है तो यहाँ पर मसामी भी अपनी मेमोरीज इजुमी से शेयर करती है और हमें उसकी बैक स्टोरी पता चलती है। तो असल में मसामी के पिता अल्कोहलिक थे, जिस वजह से घर में रोज लड़ाई झगड़ा हुआ करता था और इन सब से भागने के लिए मसामी ने म्यूजिक को चुना।
फिर धीरे धीरे म्यूजिक में बेहतर होते हुए मसामी ने अपनी पूरी जिंदगी ही सोच ली थी कि वो इस म्यूजिक के जरिए से एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती है। लेकिन एक दिन मसामी काम करते हुए अचानक ही बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी। दरअसल बहुत साल पहले ही पेरेंट्स के बीच में लड़ाई की वजह से उसके सर पर चोट लग गई थी, जिसका असर अब दिख रहा था। मसामी दोबारा कभी नहीं उठ पाई और इस तरह से उसके सारे सपने, एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद सब खत्म हो गया। खैर, यहाँ पर मसामी की फ्रेंड उसे बुला लेती है और अब इजुमी को रियलाइज होता है कि उन सभी की लाइफ किसी न किसी तरह से अनफेयर रही है और इसलिए वो लोग गॉड के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। अब रात को कॉन्सर्ट स्टार्ट होता है और देखते ही देखते स्टूडेंट्स भी इकट्ठा हो जाते हैं। कॉन्सर्ट को रोकने के लिए एंजल भी वहाँ पहुँचती है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए दूसरी तरफ यूरी, इजुमी और ताकुयामा के साथ साथ एंजल के रूम में पहुँचती है, जहाँ पर ताकुयामा सक्सेसफुली एंजल का पीसी अनलॉक कर लेता है और ये लोग डेटा को कॉपी कर पाते हैं। तभी इन्हें खबर मिलती है कि एंजल ने जबरदस्ती कॉन्सर्ट को रोक दिया है और वो वापस लौट रही है। ये सुनकर यूरी एंजल के रूम से निकलने का प्लान करती है, लेकिन सेम टाइम पर मसामी उन बंदों से छूटकर वापस से गाने लग जाती है और इस बार वो एक नया गाना गा रही थी, जिसे सुनकर ऑडियंस तो बिल्कुल खो ही जाती है। वहीं एंजल भी जाते जाते रुक जाती है, जिससे यूरी को टाइम मिल जाता है और वो एंजल से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने में कामयाब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गाना खत्म होते ही मसामी गायब हो जाती है। अब अगले दिन यूरी सभी से डिस्कस कर रही थी कि एंजल खुद को डिफेंड करने के लिए जो भी स्किल्स का यूज करती है वो उसने खुद ही क्रिएट कर रखी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये लोग अपने वेपन्स को खुद ही क्रिएट करते हैं। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर इससे ये साबित होता है कि असल में गॉड एग्जिस्ट करते ही नहीं है, क्योंकि अगर गॉड सच में होते तो एंजल को अपनी स्किल्स खुद ही क्रिएट करने की क्या जरूरत थी। गॉड उसे वो सब पावर खुद ही दे सकते थे। इसके साथ साथ एक मसला ये भी था कि आखिर मसामी कैसे गायब हो गई। अब इस जगह से गायब होने का एक तरीका तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चुपचाप रूल्स को फॉलो करो और फिर एक दिन खुद ही डिसअपियर हो जाओगी। लेकिन एक और तरीका भी है जिसके बारे में इन्हें भी नहीं पता और वो हमें आगे पता चलेगा। खैर, अब मसामी के जाने के बाद ये सभी यूई नाम की लड़की को बैंड में शामिल करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में बॉल डेज नाम का एक इवेंट चल रहा होता है, जिसमें यूरी इन सभी को अपनी अलग अलग टीम बनाकर पार्टिसिपेट करने को कहती है और जो भी टीम स्कूल के बच्चों से हार जाएगी उसे यूरी की तरफ से पनिशमेंट मिलेगी। अब यूरी की पनिशमेंट से डरकर सभी अपनी अपनी टीम बनाने निकल जाते हैं। हिनाटा तो फौरन इजुमी को अपने साथ टीम अप कर लेता है और फिर इसके बाद बेचारा जिसके पास भी जाता है सबने पहले से ही किसी और की टीम ज्वाइन कर ली थी। फिर भी जैसे तैसे करके बेचारे को 7 मेंबर्स मिल ही जाते हैं और इनमें से ज्यादातर लड़कियां थी। अब बाकियों ने जो भी टीम बना रखी थी वो लोग फाइनल्स में नहीं पहुंच पाते, सिर्फ हिनाटा की टीम ही फाइनल्स में पहुंच जाती है और अब एंजल की टीम के साथ उसका मुकाबला होता है। यहाँ पर हिनाटा की टीम काफी ज्यादा बेहतर कर रही थी, उन्हें जीतने के लिए बस एक लास्ट बंदे को आउट करना था। लेकिन तभी बीच में ही ब्रेक के समय हिनाटा इजुमी से शेयर करता है कि वो एक बेसबॉल टीम में ही हुआ करता था और इसी तरह का एक फाइनल मैच चल रहा था जिसमें उसे बॉल को कैच करना था, लेकिन वो नहीं कर पाया था, जिस वजह से उसकी टीम हार गई थी और सभी उससे काफी ज्यादा खफा हो गए थे और इस बात का रिग्रेट उसे मरते दम तक था। ये सब जानकर इजुमी कहता है, तो क्या अगर आज हम ये मैच जीत गए तो क्या तुम गायब हो जाओगे? हिनाटा कहता है, पता नहीं। फिर मैच वापस से कंटिन्यू होता है। इजुमी लास्ट बॉल प्लेयर की तरफ फेंकता है और प्लेयर ने बॉल को हिट कर दी होती है, जो कि सीधा हिनाटा की तरफ ही आ रही थी, बिल्कुल उसी दिन की तरह। हिनाटा सोच रहा होता है कि अगर आज वो इस बॉल को कैच कर ले तो क्या उसका रिग्रेट खत्म हो जाएगा। वहीं इजुमी उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था कि बॉल कैच मत करना वरना गायब हो जाओगी। तभी यूई आकर हिनाटा को रोक लेती है एंड इसी के साथ ये लोग मैच हार जाते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगली सीन में यूरी एक प्लान बनाती है एंजल को एग्जाम्स में फेल करने का। वो एग्जाम में फेल होगी, उसकी रैंक घटेगी और इस तरह से उसे प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया जाएगा। तो अपने इसी प्लान को अंजाम देने के लिए अब ये सभी एग्जाम रूम में थे। यहाँ पर रैंडम सीट का अरेंजमेंट किया गया था और लकीली ताकुयामा को एंजल के आगे की ही सीट मिल गई होती है। अब एग्जाम खत्म होते ही टीचर पीछे से कॉपी कलेक्ट करने को कहते हैं। सेम टाइम पर यूरी, जिसने हिनाटा की सीट के नीचे एक एक्सप्लोसिव लगा रखा था, वो डेटोनेटर को दबाकर उसे उड़ा देती है, जिससे सभी बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इस तरह से ताकुयामा एंजल की शीट खुद की शीट से एक्सचेंज करने में कामयाब हो जाता है और ऐसा ये लोग सभी पेपर्स में करते हैं। और अब फाइनली रिजल्ट का दिन आता है। प्लान के मुताबिक एंजल के मार्क्स काफी ज्यादा खराब आए होते हैं, जिस वजह से उसे प्रेसिडेंट के पद से हटाकर काकेरू नाम के लड़के को न्यू प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, जिससे यूरी तो काफी ज्यादा खुश होती है कि अब एंजल उनके कामों में दखल नहीं देगी। अब रात को ही फिर से ये लोग एक कॉन्सर्ट करते हैं, जिसके पीठ पीछे दोबारा से लंच टिकट्स चुराने वाले थे। कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ ही था कि वहाँ एंजल पहुँचती है। इजुमी और हिनाटा बाहर तैनात थे। हिनाटा एंजल पर शूट करने ही वाला था क्योंकि उसे लगता है कि एंजल उन्हें रोकने आई है, लेकिन इजुमी उसे रोकता है। वहीं एंजल बिना कुछ किए सीधा कैफेटेरिया में जाकर एक लंच टिकट खरीदती है और यूरी उसे दूर से ऑब्जर्व कर रही थी।
सेम टाइम पर टीम के मेंबर्स फैन को ऑन करते हैं जिससे टिकट्स उड़कर बाहर चले जाते हैं और एंजल का टिकट भी उड़ गया था। फिर इसके बाद ये सभी लंच लेने के लिए जाते हैं। तब हिनाटा इजुमी का टिकट देखकर कहता है, अरे तुम्हें तो मापू डोफू का टिकट मिला है, इस डिश को कोई भी नहीं खाता क्योंकि ये बहुत ही स्पाइसी है। इजुमी कहता है, मुझे यही मिला है तो मैं क्या कर सकता हूँ। फिर अब अगले सीन में इजुमी उसी डिश को लेकर बैठा हुआ था और जब वो उसे टेस्ट करता है तो वो डिश वाकई में काफी ज्यादा तीखी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे उसका टेस्ट अच्छा लगने लगता है। फिर हिनाटा भी जब उस डिश को टेस्ट करता है तो उसे भी वो काफी ज्यादा पसंद आती है। तभी यूरी उन्हें बताती है कि ये टिकट एंजल ने खरीदा था। ये सुनकर इजुमी को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि वो बेचारी अपनी फेवरेट डिश खाने आई थी और उसे वो भी नसीब नहीं हुआ। फिर वो कहता है कि क्यों ना हम एंजल को भी अपनी टीम में ज्वाइन कर लें। ये सुनकर टीम का एक मेंबर भड़क जाता है और कहता है कि उसकी वजह से हम लोगों ने काफी ज्यादा दुख और दर्द सहा है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। और फिर इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। खैर, अब कल रात इन्होंने जो कुछ भी किया था उस वजह से इन सभी को कुछ समय के लिए डिटेन कर दिया जाता है और छूटते ही ये सभी काकेरू के बारे में बात करने लगते हैं कि वो तो एंजल से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। यूरी इस पर कहती है कि उन्हें कुछ टेस्ट करने होंगे कि वो कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है। तो अब इसके लिए ये सभी मिलकर क्लास को जानबूझकर काफी ज्यादा इंटरप्ट करते हैं एंड सेम टाइम पर काकेरू इन्हें रोकने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन उसे देखते ही ये सभी वहाँ से भाग निकलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि काकेरू कुछ लड़कों की छत पर पिटाई कर रहा होता है और यूरी उसे छुप कर देख रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में इजुमी देखता है कि एंजल अकेले बैठी हुई है। वो उसके पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ, तो कैफेटेरिया चलें। एंजल मान जाती है और फिर दोनों अगली सीन में कैफेटेरिया में बैठकर मापो दोफू ही एंजॉय कर रहे थे। तभी काकेरू आकर कहता है कि बिना समय लंच करना स्कूल के रूल्स के खिलाफ है और इस जुर्म में वो दोनों को डिटेन कर देता है। कुछ समय बाद ही इजुमी को उस जेल में एक भूकंप से महसूस होता है, जिसके बाद वो वॉकी टॉकी से यूरी को कांटेक्ट करता है और यूरी उसे बताती है कि काकेरू कोई एनपीसी नहीं है। यहाँ पर एनपीसी का मतलब है नॉन प्लेयर कैरेक्टर। अब इस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो सभी इंसान नहीं हैं और जो इंसान नहीं है उन्हें ही एनपीसी कहा गया है। खैर, यूरी आगे बताती है कि काकेरू ने एक जंग शुरू कर दी है और वो सभी को तकलीफ पहुंचा रहा है और ये सब रोकने के लिए उन्हें एंजल की हेल्प चाहिए। यूरी आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही वॉकी टॉकी डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर अब इजुमी एंजल से हेल्प करने को कहता है। एंजल मान जाती है क्योंकि उसके पास ना मानने का कोई रीजन तो था नहीं। फिर अब उसकी हेल्प से इजुमी सेल से निकलने में कामयाब होता है। फिर दोनों बाहर पहुंचते हैं और बाहर का नजारा देखकर तो इजुमी बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि काकेरू ने कत्लेआम कर रखा था। यूरी के साथ साथ उसके सभी टीममेट्स घायल पड़े हुए थे। यहाँ पर काकेरू खुद को इस जगह का गॉड घोषित करता है और जो भी उसके अगेंस्ट खड़ा होगा वो उन्हें इस जगह से गायब कर देगा। इजुमी इसके अगेंस्ट में जवाब देता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अब इस पर काकेरू बताता है कि आखिर मसामी कैसे गायब हुई। तो दरअसल मसामी का ड्रीम था लोगों तक अपना म्यूजिक पहुंचाना, लोगों की म्यूजिक के थ्रू हेल्प करना, लेकिन लास्ट में वो बीमार पड़ गई और उसका ये सपना अधूरा रह गया। लेकिन यहाँ आफ्टर लाइफ में फाइनली उसका ड्रीम पूरा हुआ। वो लोगों तक अपना म्यूजिक पहुंचा पाई और अपना आखिरी गाना गाते समय उसने खुद भी इस बात को रियलाइज कर लिया, जिस वजह से उसे मुक्ति मिल गई। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जिनकी अधूरी ख्वाहिश है या फिर रिग्रेट है, अगर वो उससे ओवरकम कर लें तो इस जगह से गायब हो जाएंगे, मीन्स उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। जैसे कि हिनाटा का ही एग्जांपल ले लो, अगर उसने बॉल कैच कर ली तो उसका रिग्रेट खत्म हो जाएगा और शायद वो फाइनली रेस्ट इन पीस हो सकता है। खैर, बैक टू द स्टोरी। सारी डिटेल्स बताने के बाद काकेरू यूरी को हिप्नोटाइज करता है ताकि वो उसे फील करा सके कि उसका मकसद पूरा हो चुका है और वो फाइनली रेस्ट इन पीस हो सकती है। काकेरू अपने मकसद में पूरा हो पाता उससे पहले ही इजुमी आकर उसे जोर से हिट करता है और कहता है कि आई नो तुम्हारी भी जिंदगी मुश्किल रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसका बदला दूसरों पर निकालो। एंड इसी के साथ हम काकेरू की बैक स्टोरी देख पाते हैं। दरअसल काकेरू एक बहुत ही बड़े पॉटर फैमिली से बिलोंग करता था। उसका एक ट्विन ब्रदर भी था जो कि उससे ज्यादा अच्छा था पॉटरी में, जिस वजह से पेरेंट्स का सारा प्यार हमेशा उसी को मिला करता और बेचारा काकेरू हमेशा एक अंधेरे कमरे में अकेले बंद रहा करता। लेकिन एक दिन पेड़ से गिरकर उसके ट्विन ब्रदर की मौत हो गई और तब काकेरू ने अपने भाई की जगह ले ली और उसे सभी का प्यार मिलने लगा। लेकिन पोएट्री में वो अभी भी अच्छा नहीं था, जिस वजह से उसके पिता हमेशा उस पर चिल्लाया करते। अपने पिता को खुश करने के लिए काकेरू दिन रात प्रैक्टिस करता कि बस उसके पिता उससे खुश होकर उसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ये कभी नहीं हुआ। और फिर एक दिन उसके पिता की मौत हो गई और फिर अपने पिता के बाद उसे रियलाइज हुआ कि अपने पेरेंट्स के लिए वो तो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। उसके भाई की मौत के बाद भी सब ने हमेशा उसे उसके भाई की तरह ही देखा और असल में उसे तो कभी किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ये पूरी कहानी सुनने के बाद इजुमी उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम एग्जिस्ट करते हो हमारे लिए यहाँ पर, इस पल में तुम हो, ना कि तुम्हारा भाई।
सो फाइनली पहली बार किसी ने काकेरू को एक्सेप्ट कर लिया था। एंड इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो बाकी के एपिसोड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय।